जून की 16 तारीख थी। सुबह ही मुझे पाकिस्तानी मिलिट्री अटैची का फोन आया कि आज मुझे पाकिस्तान के लिए रवाना होना है, इसलिए अपनी तैयारी कर लूं और किसी को भी मेरी रवानगी का इल्म नहीं होना चाहिए। मैं हैरान था कि ना तो मेरे महकमे ने मुझे इस बारे में कोई इत्तला दी थी और ना ही सफीर साहब ने कोई इशारा दिया था। फिर मेरी रवानगी को पोशीदा क्यों रखा जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तानी सिफारत खाने का एक रुकन होटल में आया और मुझे सफीर साहब का खत दिया। खत में मेरी 2 पासपोर्ट साइज फोटो तलब की गई थी और मुझे 3 बजे पाकिस्तान रवानगी के लिए सिफारत खाने में पहुंचने और अपनी रवानगी को राज में रखने की दोबारा पुरजोर तलकीन की गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर दोनों सूटकेसों में पैक किया। होटल के लॉकर से तमाम रकम निकाली। होटल वालों के पास अभी मेरा 2000 से ज्यादा एडवांस जमा था। उसे वैसे ही छोड़ा और इंतजामिया को चंद रोज के लिए खटमंडू से बाहर जाने का कहकर और तीनों चीनी साथियों को लेकर होटल से रुखसत हुआ। सबसे पहले मैं मरियम की कब्र पर गया। मुझ पर इतना बड़ा सानेहा गुजर गया था, लेकिन मेरी आंखों से अब तक एक आंसू भी न निकला था। जब्त की कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी कि अंदर ही अंदर दम पुख्त होता रहता था, लेकिन मरियम से विदा होते वक्त जब्त के सारे बंधन टूट गए। आंसुओं की ऐसी झड़ी लगी कि थमते न थमती थी। अपने साथ मैं इतने फूल लाया था कि मरियम की सारी कब्र उनमें ढंप गई। आखिरी फातिहा का सवाब पेश करके मैं वहां से सीधा शेर पंजाब होटल गया और हरनाम सिंह से गले मिलते हुए उसे कान में बताया कि आज यहाँ से जा रहा हूँ और मेरी रवानगी को वो राज में ही रखे। मोहसिन भी वहाँ बैठा हुआ था। उसे साथ लिया और चिंगवा रेस्टोरेंट गया। मैंने महाजिरों के लिए रुपयों के बकिया लिफाफे मरियम के वालिद को दिए कि जाने वाले महाजिरों में तकसीम कर दे। मोहसिन और बुजुर्ग शायर के लिए रखे हुए 20,000 रुपए लेकर मोहसिन के हवाले किए और $15,000 और तमाम बकिया भारतीय करेंसी मरियम के वालिद को दे दी और अपनी वैन भी बतौर तोहफा उसे देने की तहरीर लिख दी। ये रुपया और वैन मरियम का नेमुल बदल तो न था, लेकिन बुढ़ापे में उसके कुछ काम जरूर आ सकता था। वहीं पर मैंने 3 लिफाफों में $5,000 रखे। मेरे पास अब सिर्फ $100 रह गए थे। वहां से रुखसत होकर हम सिफारत खाने पहुंचे। मैंने वैन बाहर खड़ी की और अपने 2 सूटकेस और एक एयर बैग जिसमें असलहा, जहरीली सुइयों वाले डिब्बे और कैमरे वगैरह रखे थे वो लेकर सफीर साहब के पास चला गया। वो मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने बताया कि कल शाम उन्हें नेपाली वजारत खारजा में बुलाया गया था, जहां नेपाल के वजीर खारजा ने उन्हें भारतीय वजारत खारजा और भारतीय सिफारत खाने के 2 खत दिखाए, जिनमें ये तहरीर था कि आसिफ अली नाम से खटमंडू में रहने वाला सिविलियन और महाजिर नहीं बल्कि पाकिस्तान का जासूस है, जो भारत में फौजी तंसीबात को तबाह करने और कई फौजियों और शहरियों के कत्ल का जिम्मेदार है। उसे फौरी तौर पर भारत के हवाले किया जाए। धमकी आमेज लहजे में ऐसा न करने से नेपाल को ताल्लुकात की खराबी और बुरे नताइज भुगतने का मुजदा भी सुनाया गया था। नेपाल अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से हर बात में भारत का मोहताज है। इस बारे में नेपाली वजारत खारजा का खत भी सफीर ने मुझे दिखाया। बकौल उसके नेपाली वजारत खारजा को उसने भारत के मुझ पर लगाए हुए तमाम इल्जामात की तरदीद की और कहा कि आसिफ अली एक पुरअमन शहरी है। दोनों ममालिक के खुशगवार ताल्लुकात की वजह से हमारे सफीर ने मुझे 2 रोज के अंदर नेपाली वजारत खारजा के हवाले करने का वादा किया ताकि वो खुद मेरे मुताल्लिक छानबीन कर सके। वापसी पर हमारे सफीर ने एक बड़े और पाकिस्तान के हमदर्द मुल्क के सफीर से राब्ता किया और आज मुझे बाहिफाजत खटमंडू से निकालने के इंतजामात किए। मेरा 1 वे पासपोर्ट और रॉयल नेपाल एयरलाइंस का टिकट जो सफीर की टेबल पर पड़े थे उन्हें मेरे हवाले किया। पासपोर्ट पर मेरा नाम रियासत अली लिखा हुआ था। मिलिट्री अटैची भी इस दौरान वहां आ गए। ठीक 3 बजे दोस्त मुल्क की स्याह शीशों वाली सिफारती गाड़ी हमारे सिफारत खाने में आ गई। मुझे बताया गया कि दोस्त मुल्क के सिफारत खाने के जरिए ही मुझे इमिग्रेशन और सामान चेक किए बगैर जहाज पर सवार करवाया जाएगा। मैंने ये बात सुनकर अपना एयर बैग बजाय अपनी डाक के थैले में पाकिस्तान भेजने के हमरा ले जाना मुनासिब समझा। सफीर साहब, मिलिट्री अटैची और ट्रांसमीटर ऑपरेटर से गले मिलकर मैं सिफारत खाने से बाहर आ गया। मोहसिन और तीनों चीनी दोस्तों से गले मिला और चीनी दोस्तों को $5,000 के लिफाफे जबरदस्ती देकर स्याह शीशों वाली गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर के साथ उसी सिफारत खाने का और मेरे साथ हमारे सिफारत खाने का एक कारकुन बैठा हुआ था। सिफारत खाने की गाड़ी जूं ही बाहर निकली, भारतीय सिफारत खाने की एक गाड़ी जरा फासले पर खड़ी दिखाई दी और उस गाड़ी में बैठे मेजर बासु को मैंने फौरन पहचान लिया। मेजर बासु की गाड़ी ने कुछ देर हमारा ताकुब किया और जब हम एयरपोर्ट की सड़क पर पहुंचे तो वो तेजी से वापस मुड़कर गायब हो गई। हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ड्राइवर के साथ बैठे आदमी ने मुझसे मेरा पासपोर्ट और टिकट लिया। उन्हीं की एक गाड़ी वहां पहले से मौजूद थी। उसमें बैठे 2 आदमियों
सिपाहियों ने मेरे दोनों सूटकेस उठाए। 15 मिनट के अंदर वो शख्स मेरा बोर्डिंग कार्ड और दोनों सूटकेसों के बैगेज कार्ड लेकर आ गया। इसी दौरान मैंने देखा कि मेजर बासु भी अपनी गाड़ी पर एयरपोर्ट आ गया था। वो हमारा पीछा करते हुए यकीनन इसलिए वापस पलटा था ताकि अपने सफीर को मेरी खटमंडू से रवानगी का बताए और मुझे रोकने का इंतजाम करे। 4 बजने से ठीक 10 मिनट पहले हमारी गाड़ी एप्रन पर खड़े जहाज के करीब पहुंची। मुसाफिरों के लिए लगाई गई सीढ़ी हटाई जा चुकी थी। मैं कॉकपिट की सीढ़ी के जरिए जहाज में दाखिल हुआ। गाड़ी के पास ही खड़े रॉयल नेपाल एयरलाइंस के एक मुलाजिम ने बोर्डिंग कार्ड का आधा हिस्सा अलग किया। जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने गाड़ी के बाहर खड़े तीनों दोस्तों को हाथ हिलाकर बाय बाय किया। मेजर बासु भी कुछ फासले पर आग बरसाती आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने उसे भी जोर जोर से हाथ हिलाकर गुड बाय कहा और उसकी तरफ एक हवाई बोसा भी उछाल दिया। रॉयल नेपाल एयरलाइंस के जहाज ने खटमंडू एयरपोर्ट पर ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की की साथ वाली सीट पर बैठा था। उस वक्त मैं हकीकतन डरा हुआ था और खौफ की लहरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थीं। मेरी नजरें एयरपोर्ट बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई थी। हर लम्हे यही ख्याल गुजरता कि अब पुलिस की जीप नमूदार होगी, पायलट जहाज को टैक्सी वे पर ही रोक लेगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगरचे ऐसे मरहले पहले भी कई बार मुझ पर गुजर चुके थे, लेकिन 1185 दिन मुसलसल जिंदगी और मौत का खेल खेलते खेलते मैं अब ज़हनी तौर पर टूट फूट चुका था। मरियम के अचानक दुनिया से मुंह मोड़ने से मैं बेहद शिकस्ता हो चुका था और पाकिस्तान में भी अपनी वालिदा के सिवा सभी अपने और खुसूसन मेरी बीवी मेरी दुश्मन थी और मेरी मौत की दुआएं मांगती थी। और अब तो बात यहाँ आन पहुंची थी कि एक तरफ आजादी, अपना वतन, अपना घर और वालिदा थी और दूसरी तरफ 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ अजियतनाक मौत। और इन दोनों के बीच महज चंद मिनटों का फर्क था, महज चंद मिनटों का। किस्मत ने जिंदगी की बाजी खेलते हुए मुझे हमेशा 3 इक्के दिए थे, लेकिन हर बार तो 3 इक्के नहीं मिलते और अब तो ये आखिरी दाव था। अगर बाजी उल्टी पड़ी तो खौफ की लहर ने मुझे एक झटका दिया। मैंने आंखें बंद कर ली और सब कुछ उस कादिर मुतलक पर छोड़ दिया जिसकी ताकत और कुदरत की कोई हद नहीं। इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है। इंसानी जद्दोजहद की एक हद होती है और उसके बाद वो मजबूर, लाचार और तलबगार होता है रब्बे जुल जलाल वल इकराम की रजा और मदद का। मुझ पर एक गुनूदगी सी छा चुकी थी। अचानक एयर होस्टेस की मधुर आवाज मुझे गुनूदगी से बाहर ले आई। सेफ्टी बेल्ट्स खोलने और सिगरेट पीने की इजाजत मिल गई थी। मैंने सिगरेट निकाल कर सुलगाया और एक लंबा कश लिया। जहाज हिमालय की बर्फपोश चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी दाएं तरफ दिखाई दे रही थी। जहाज के अक्सर मुसाफिर ये चोटी देखने के लिए जहाज की उस जानिब खिड़कियों की तरफ आ चुके थे, लेकिन मेरा जहन सिगरेट के धुएं के मरगुलों के साथ माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल और 1185 दिनों में बीते हुए अनगिनत वाकयात एक तेज रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे से गुजर गए। जल्द ही पहाड़ खत्म हो गए। एयर होस्टेस ने बताया कि अब हम बांग्लादेश पर से गुजर रहे हैं और दरियाए करनाफली का डेल्टा हमारे नीचे है। डेल्टा दर्जनों पार्टों में तकसीम मीलों तक फैला हुआ था और शाम के ढलते हुए सूरज की तिरछी शुआओं ने दरियाए करनाफली की दर्जनों शाखों में एक आग सी लगा रखी थी। शायद ऐसे ही किसी मंजर के फरेब नजर के बायस शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए हमार देश, तमार देश, सनार देश कहा था, लेकिन ये तो महज अक्स था, फरेब नजर था, जिसे सच समझकर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत को दो लख्त कर दिया गया था। उस वक्त बांग्लादेश बने कई साल बीत चुके थे, लेकिन मशरकी पाकिस्तान के लिए लफ्ज बांग्लादेश मेरे दिमाग में कहीं फिट नहीं होता था। और आज भी यही हाल है कि चाहे कितनों को बुरा लगे, मैं उस खित्ता जमीन को हमेशा साबिक मशरकी पाकिस्तान ही कहता हूँ। जैसे दूरी और जुदाई से खून के रिश्ते नहीं टूटते, वैसे ही इस खित्ता जमीन को साबिक मशरकी पाकिस्तान कहने से अपनायत का एक अनदेखा रिश्ता महसूस होता है। अपना था फिर साबिक हो गया, और ये रिश्ता कायम रहा तो साबिक फिर अपना हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे जहाज की मंजिल बैंकॉक थी और मुझे बैंकॉक के पाकिस्तानी सिफारत खाने से कराची के लिए हवाई टिकट लेना था। बीते दिनों के तसव्वुर के दरीचे से मैं भारत और काठमांडू में अपने क़याम के एक एक दिन का मंजर देख रहा था। इनमें कामयाबियां भी थीं और नाकामियां भी। दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की तस्कीन भी थी और उसे मुकम्मल नीस्तो नाबूद न कर सकने की तिश्नकामी भी। भारतीयों पर हमारी 5 मैन आर्मी की हैबत का एहसास बरतरी भी था और DMI में हिरासत के दौरान उनके मुस्लिम दुश्मनी और मक्कारी के निकाब के पीछे असली घिनौना चेहरा देखने का मौका मिलना भी।
दुश्मनों की साजिशों और अपनों की गद्दारी के वाकयात भी, और महाजिरों की बेबसी और कसमपुरसी भी, साहिब इख्तियार हुक्काम की बेहिसी भी, और स्मगलरों के दिलों में मुसलमानों की हमदर्दी में मौजन समंदर भी, और जाहिरी तौर पर शरीयत और सुन्नत नबवी के पाबंद लोगों की संगदिली भी, खुद अपनी जात को बेखौफी, हिम्मत और जुर्रत की चट्टान की सूरत में देखना भी, और अपनी तन्हाई, बेमायगी और लावारिस होने का एहसास भी। ये 3.5 साल मुझ पर सदियों से ज्यादा भारी थे। इनमें मुझे जो तजुर्बात हुए और मैंने जो कुछ देखा, अगर उन्हें तफसीलन तहरीर करूं तो कई ज़ख़ीम किताबें बन जाएं। तकरीबन 7 घंटे की परवास के बाद हमारा जहाज बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरा। रात मैंने टेकाडोरा होटल में बसर की। अगले रोज पाकिस्तानी सिफारत खाने गया। उन्हें मेरी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। 2 रोज बाद मुझे PIA की कराची फ्लाइट का कंफर्म टिकट दिया गया। कराची पहुंचा तो जहाज की सीढ़ियों के साथ ही मेरे महकमे का एक अफसर और चंद जवान खड़े थे। उनकी मैयत नुमा हिरासत में अगले रोज हम लाहौर पहुंचे, जहां मुझे CMH में दाखिल कर दिया गया, जहां इलाज के साथ साथ शरीफाना और दोस्ताना माहौल में दिल्ली, बम्बई और खटमंडू से मेरी भेजी गई रिपोर्ट्स की रोशनी में इंटेरोगेशन की गई। 19वें रोज मुझे ऑल क्लियर का मुजदा सुनाकर गले लगाया गया। उसी रोज हम बसीरपुर के लिए रवाना हुए, जहाँ सेफ हाउस में एक सेल में वो गद्दार कुरियर कैद था जिसने मुझे DMI के हाथों पकड़वाया था। मुझे जिंदा सलामत देखकर हैरानी और खौफ से वो कांपने लगा। सेल से खासी दूर नहर के करीब उसे हमारी जानिब पुश्त करके खड़ा किया गया और मुझे रिवॉल्वर देकर कहा गया कि सारी गोलियां इस पर खत्म कर दो। गुस्से और इंतकाम की शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं गोली न चला सका और मेरा रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे हो गया। मैं अपने साथी अफसर से कुछ कहना ही चाहता था कि उसके इशारे पर साथ आने वाले मुसल्ला जवानों ने उस पर गोलियों की एक बाड़ मारी। वो गद्दार वहीं ढेर हो गया और उसकी लाश नहर में बहा दी गई। अगले रोज हम इस्लामाबाद पहुंचे, जहां मुझे क्लास A सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा गया और 3 माह की रुख्सत दी गई। मैं जितने हथियार, गैस और जहरीली सुइयां हमरा लाया था वो मुझसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहकर ले ली गई। इस्लामाबाद से ही मैंने अपने घर अपनी आमद की तार दे दी थी। घर पहुंचा तो वालिदा ने आधे घंटे तक गले लगाए रखा। वो मेरा सर, माथा और चेहरा ऐसे चूमती जैसे माँ अपने शीरखार बच्चे का चूमती हो। मेरा बेटा शुजा, जिसने मेरी रवानगी के वक्त पहली बार मुझे अब्बू अब्बू कहकर पुकारा था, अब स्कूल जाने लग गया था। मेरी बीवी ने मेरे मुतालिक सब कुछ जानने के बावजूद मुझसे इतना अरसा दूर रहने के शिकवे और फिर खानगी झगड़ों और अपनी बेगुनाही और मासूमियत की दास्तानें शुरू कर दी। हालांकि मेरी वालिदा ने उसके बारे में एक लफ्ज तक मुझे नहीं कहा था। 10-12 रोज में ही मैं इस माहौल से घबरा कर रावलपिंडी चला आया और अपने कॉलेज के दौर के दोस्तों में अपना गम गलत करने की नाकाम कोशिश करने लगा। 3 माह की रुख्सत के बाद मैंने दफ्तर में हाजिरी दी तो मुझे रावलपिंडी और लाहौर में ऐसे मिशन सौंपे गए जैसे किसी MA के स्टूडेंट को प्राइमरी क्लास में बिठा दिया गया हो। मैंने मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया और बड़ी मुश्किल से 3 माह की मुसलसल जद्दोजहद के बाद मुझे मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीज दे दी गई। 1 साल तक मेरे मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी रही। इस अरसे में मैंने पेशावर में एक दोस्त के चेन ऑफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स के जनरल मैनेजर के तौर पर काम किया। इसी दौरान मुझे एक मुखलिस दोस्त के एक बेहद मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन काम को सरंजाम देने के लिए फिर थाईलैंड, मलेशिया, बर्मा, आसाम और बांग्लादेश के पहाड़ी सिलसिले में जाना पड़ा। इस इंतहाई पुरकठिन और दिलचस्प दास्तान का नाम जांबाज है। बाहर जाने पर पाबंदी खत्म हुई तो मैंने पासपोर्ट बनवाया और बिजनेस वीजे पर सऊदी अरब चला गया, जहां 7 साल से ज्यादा दिलेफ्को कंपनी में बतौर एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर मैंने मुख्तलिफ हवाई अड्डों मसलन कसीम, यम्बो और खमीस मुशैत पर मुलाजिमत की। वहां से जी उकताया तो सिंगापुर चला गया, जहां तकरीबन 8 बरस एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर ओवरसीज सेल्स डायरेक्टर के काम किया और इस दौरान मुझे ऑस्ट्रेलिया से लेकर आधा यूरोप, जुनूब मशरकी एशिया और मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक जाने का मौका मिला। खानगी कैंसर जब नाकाबिल इलाज हो गया तो 1989 में मेरी अपनी बीवी से कानूनी और शरई अलहदगी हो गई। भारत से वापसी के बाद मेरा दूसरा बेटा वकार भी पैदा हो गया था। 1994 में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। बेटों की जिम्मेदारी चूंकि मुझ पर थी, लिहाजा मैं सिंगापुर से बार बार पाकिस्तान आने लग गया और फिर ऐसी लंबी छुट्टी ली कि वापस न गया। कॉलेज के 4 सालों के सिवा इब्तिदा से लेकर 1998 के आगाज तक मेरी जिंदगी पर एक मुस्तकिल खिज़ां छाई रही। इस दौरान खुशबू के चंद झोंके भी आए, लेकिन गुलिस्तां कहीं दिखाई न दिया और मैं सूखे पत्ते की तरह हर सू भटकता रहा। कुदरत को बिलाखिर मेरी हालत पर रहम आ गया और 25 मार्च 1998 को तस्नीम मेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां और बहारें लेकर दाखिल हुई कि मैं अपनी माजी की सारी तलखियां, महरूमियां और वहशतें उसकी बेलौस मोहब्बत की छांव में आकर भूल गया।
مجھے ذہنی ہم آہنگی اور دلی آسودگی دینے کے علاوہ اسے ایک بڑے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا پڑا۔ میرے ماضی کے حالات کی سنگینی نے مجھے ایک انتہائی درست، سخت مزاج اور ایک دم بھڑک اٹھنے والا شخص بنا دیا تھا۔ تسنیم نے، جو ایک لیڈی سرجن ہے، میری سرجری کرنے کی بجائے اپنی محبت کے ٹرینکولائزر دے دے کر مجھے ایک نارمل انسان بنا دیا۔ لیکن اس سارے وقت میں اسے جن دشوار گزار لمحات سے گزرنا پڑا، وہ اسی کا عزم اور محبت ہے کہ ہزاروں ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ایک مایوس اور بیزار انسان کو دوبارہ زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار کر دیا۔ کراچی میں اپنے قیام کے دوران مجھے ہر طبقے کے ہزاروں لوگ ملے۔ ان میں ہر عمر کے مرد، خواتین اور خصوصاً نوجوان نسل کے بھٹکے ہوئے منتشر خیالوں کے ایسے افراد بھی تھے جن کے ناپختہ ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ پاکستان میں ان کا کوئی مستقبل نہیں اور خدا نخواستہ پاکستان بھی قائم نہیں رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میری آپ بیتی آپ کو وہ اصلی چہرہ دکھا دے گی جو پاکستان میں صوبائیت، لسانیت اور مسلکی نفرتوں کے اس طوفان کا ماخذ ہے۔ خود غرض سیاستدانوں نے جن ہاتھوں سے قلم چھین کر اسلحہ تھما دیا تھا، میری آپ بیتی سن کر ان کے دل و دماغ سے نا امیدی اور دہشت کے بادل چھٹنے لگے۔ وہ مجھ سے مستقبل کی گائیڈ لینے آتے تھے اور آتے رہے۔ ان کے خیالات اور ذہنوں میں تبدیلی دیکھ کر مجھے اپنی محنت اور کوشش کا بھرپور اور توقع سے زیادہ صلہ ملا۔ میں ان سے اور سارے پاکستانیوں سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ مصنوعی اندھیرا انشاءاللہ بہت جلد چھٹنے والا ہے۔ نا امید ہرگز نہ ہو۔ آپ پاکستان سے اور پاکستان کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے۔ پاکستان آپ کا گھر ہے، آپ کی شناخت ہے۔ بے حد و حساب قدرتی وسائل سے مالا مال آپ کے اس گھر پر دشمن نظریں جمائے بیٹھا ہے اور دشمن کے ایجنٹ آپ کی طاقت کو آپ کے خلاف ہی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدارا ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنے گھر کو خود برباد نہ کریں۔ اپنی تمام سوچوں کا مرکز پاکستان کو رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے نام اور لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر حاصل کیا ہوا یہ ملک آپ کی توقعات سے بھی بڑھ کر آپ کو خوشیاں، مسرت اور مستحکم زندگی گزارنے کے مواقع دے گا۔ یاد رکھیے، اگر پاکستان اور اس کے وسائل اتنے ہی غیر اہم ہیں تو غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں دھڑا دھڑ اپنا سرمایہ کیوں لگا رہی ہیں؟ 50 سال پہلے لگایا گیا یہ پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے اور جب پھل دینے کا وقت آیا ہے تو غداروں نے اس درخت کو ہی کاٹنے کی ٹھان لی ہے۔ دنیا بھر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمیشہ غداروں نے ہی اپنے وطن کو نقصان پہنچایا ہے۔ کسی وطن نے کبھی اپنے باسیوں کو نقصان نہیں دیا۔ میں زندگی میں کبھی نا امید نہیں ہوا اور نہ ہی آپ سے نا امید ہوں۔ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ اس کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دیں اور اس کی حفاظت کریں۔ دشمن کی ازحد کوششوں کے باوجود وطن سے محبت کی چنگاری اب بھی آپ کے دلوں میں روشن ہے اور اسے شعلہ بننے میں ہرگز دیر نہیں لگے گی۔ نام نہاد سیاسی لیڈر تو اپنی اپنی بولیاں بول کر ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا وطن، آپ کا پاکستان آپ کے زور بازو سے ہی سلامت رہے گا۔ اب آپ سے ظہیر کاشمیری کے اس شعر کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اجالا ہے اندھیرا نہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی جاسوس سیریز اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری سیریز پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری سیریز کیسی لگی۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔